हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अब आपके जो एग्जाम है उसमें आप देखिए 3 जुलाई आपका हो चुका है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 7 जुलाई का है। ओनली जो है 3 से 4 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। सो जितना हो सके रिवीजन कीजिए अपने नोट्स का या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, और जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो मैं आपके लिए आज जो है सीटेट हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 14 लेकर के आई हूँ। 13 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक क्लास और रह गई, 15 क्लासेस टोटल मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप इसको वॉच करके जाते हैं तो 101% जो है आपको जो है हिंदी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है जो भी हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी और अदर सब्जेक्ट क्लासेस के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्षेत्रीय बोली है। तो क्षेत्रीय बोली क्या होती है, ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे किसी पर्टिकुलर एक एरिया में या पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, वो हमारी क्षेत्रीय बोली होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषता, वाक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो बोलने की जो विशेषता होती है किसी क्षेत्र में भाषा की, वही हमारी क्षेत्रीय बोली कहलाती है। बाकी देश या राज्य की भाषा ये नहीं होती है। क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा, ऐसा जरूरी नहीं कि लिपि के साथ ही हो। ठीक है, क्षेत्र की लिखित भाषा या साहित्य भाषा, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही है, यानी कि इसमें भाषा के बारे में कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। कौन सी भाषा के बारे में, संकेत भाषा के बारे में। ठीक है, संसार में केवल एक संकेत भाषा है, तो ये तो गलत है। संसार में एक ही संकेत भाषा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं। देखिए संकेत भाषा क्या होती है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आई होप कि जो भी लोग जो है सीरीज को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं क्लास 1 से, उनको ये सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, वो समझ पाए होंगे कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, सेकंड है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। तीसरा है संकेत भाषा प्राकृतिक है। तो देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाले मिले, यानी कि एक में कहा जाए कि ये प्राकृतिक भाषा है, दूसरे में कहा जाए प्राकृतिक भाषा नहीं है, तो 101% आपका जो आंसर है उनमें से ही कोई एक होने वाला है। बाकी जो 2 ऑप्शन होंगे उसको आपको हटा देना है, फिर अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि संकेत भाषा क्या होती है। तो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संकेत भाषा एक प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। संकेत भाषा क्या होती है, जो भी लोग जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है संकेत भाषा यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये हमारी नेचुरल होती है, इसके लिए कोई पहले से नियम निर्धारित नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारी नेचुरली होती है। आपने देखा होगा बच्चे जो है अपने हैंड्स मूवमेंट के थ्रू जो है इशारे करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है हैंड्स मूवमेंट के थ्रू, और अपने जो गेस्चर्स होते हैं, यानी कि जो अपने हाव भाव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनके थ्रू उनको समझाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों को अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट करना है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है सीटेट से रिलेटेड, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल 100% ट्राई टू हेल्प यू। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर बताना है आपको पहली भाषा के संदर्भ में। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। बिल्कुल गलत। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पहली भाषा होती है वो हमेशा हमारी दूसरी भाषा को सीखने में हमें मदद करती है, हमारी सहायता करती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भारत में शिक्षा नीति में भाषा को किस रूप में जानते हैं। तो हमारी जो भारत में एक शिक्षा नीति बनी हुई है भाषा को लेकर के, हमारी क्या है, वो है हमारा त्रिभाषा सूत्र। इसको हम कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, और ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास है, आप उसको वॉच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि आप भाषा में दक्ष हो जाएं, उस ऐसी टीचिंग का जो है क्या उद्देश्य है, क्या एम है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो पहला है परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा, कार्य, व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती क्षमता को विकसित करना, यानी कि आप जो है देखिए यहाँ पर हर फील्ड यूज़ हो जा रहा है, एजुकेशन में यूज़ हो रही है, आप जहाँ कार्य करते हैं उस कार्य में। ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, आपकी जो है व्यवसाय यानी प्रोफेशनली आप कहीं वर्क करते हैं, हर जगह जो है आप भाषा का यूज़ कर पाएँ, वो आपकी जो है क्या कहलाती है, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रवण, वाचन तथा पठन के लिए योग्यता को विकसित करना। देखिए यहाँ पर लिखा है ओनली क्लास में उनकी स्पीकिंग यानी कि बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, इन सभी को विकसित करना। तो ये दक्षता विकसित करने का मतलब ये नहीं होता कि ओनली क्लास में, हर जगह जो है हमें भाषा का यूज़ करना आना चाहिए, हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपनी बातों को व्यक्त कर पाएं किसी के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के दौरान शिक्षार्थियों की योग्यताओं को परिभाषित करना। तो ये आपका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाषा सीखने के योग्य बनाना, तो अधिक से अधिक देखिए उनको बहुत सारी भाषाएं, आप हिंदी भी सिखा दी, आपने इंग्लिश भी सिखा दी, संस्कृत भी सिखा दी, पर वो जो है किसी के सामने भाषा का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना क्या कहलाता है। सो इसका क्वेश्चन में ही आंसर छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। क्या कहते हैं, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। काव्य का उद्देश्य क्या होता है, हम जो है आनंद, विचारों के लिए, इंटरेस्ट के लिए, ठीक है,
काव्य क्या होता है, काव्य आनंद विचारों के लिए है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है। कितने? 5 वाक्य उसने पढ़कर के सुनाए और उन्हें ठीक उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरीके से उसने बोले थे, जिस तरीके से उसने सुनाए थे उसी तरीके से आपको लिखने हैं। किसको लिखने हैं? स्टूडेंट जो छात्र हैं उनको। वे श्रवण की कौन सी युक्ति को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी युक्ति है ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति, अधोमुखी युक्ति। ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति क्या होती है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हम जब जो है अपनी भाषा को किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वोन्मुखी युक्ति। देखिए वो यहाँ पर पढ़ करके सुना रही हैं, बच्चे इसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, ठीक ना। तो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित हो रही है हमारी भाषा। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक संदर्भों में छोटे शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या उपागम है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा होता है कोश विषयक उपागम। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में करवा चुकी हूँ, ठीक है। जब भी देखिए संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपकी बुक है या जो जिस चीज़ को वो पढ़ा रही हैं उसी में शब्दों और छोटे वाक्यों को खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उसको विश्लेषित करके पूर्ण रूप में विश्लेषित किया जाता है। उसके बाद उन्हें खंडों को जो है शिक्षार्थियों को यूज़ करने के लिए दिया जाता है। तो हमारा कोश विषय उपागम ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता किसकी ओर संकेत करती है? तो यहाँ पर आया संज्ञानात्मक रूप से। तो संज्ञानात्मक मतलब आपका ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। आप मेंटली जो है उस चीज़ को जो है भाषण शैक्षिक रूप से जो है भाषा में निपुण हो पाए ना। तो पहला क्या है? दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग। दूसरा है जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए। या तीसरा है अमूर्त विचारों और उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक का सीधा संबंध आपके माइंड से होता है। माइंड में ही देखिए जो अमूर्त विचार क्या होते हैं, जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं वो हमारे जो है अमूर्त विचार होते हैं, ठीक है। और उच्च स्तरीय जो भाषा कौशल है हमारे माइंड से ही यानी कि ज्ञानात्मक हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम और कौन सा लेखन का उत्पाद उपागम है? तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो लेखन का प्रक्रिया उपागम, दूसरा आपका होता है लेखन का उत्पाद उपागम। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आपको क्या करवाए हैं? प्रक्रिया उपागम के करवाए हैं। किसके करवाए हैं? प्रक्रिया उपागम के करवाए हैं। तो आज जो है डिफरेंस समझ लीजिए कि प्रक्रिया उपागम और लेखन का उत्पाद उपागम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात, जो प्रक्रिया उपागम होता है वो आपका अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो उत्पाद उपागम जो आपका होता है ना वो आपका नेगेटिव माना जाता है, गलत माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये हो सकता है आपके क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको हेल्प करे आंसर को फाइंड करने में। अब यहाँ पर समझते हैं कि प्रक्रिया उपागम और उत्पाद उपागम का क्या मतलब है। आप अभी जिस कक्षा में ये क्या कह रहा है उस पर देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम मसौदा लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, हमारी लेखन की एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उससे रिलेटेड डेटा को हम एकत्रित करते हैं, फिर बिंदुओं को लिखते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर लास्ट में उसका संपादन करते हैं, अंतिम मसौदा लिखते हैं। तो ये सभी हमारे लेखन का प्रक्रिया उपागम होता है। दूसरा क्या है, तो पहला तो आपका देखिए प्रक्रिया उपागम है। तो ये देखिए ये प्रक्रिया उपागम किस में है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसमें कह रहा है कि प्रक्रिया उत्पाद उपागम है, तो ये गलत है। दूसरा है बी प्रक्रिया उपागम है, गलत। अब देखिए यहाँ पर जो आपका उत्पाद उपागम होता है, जो आपका उत्पाद उपागम होता है वो क्या करता है, वो आपका जो है जो उत्पाद आपने यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सांप की आत्मकथा के बारे में 200 वर्ड्स लिखने। तो जो आपने लिखा है ना सिर्फ उसी पर फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है। आप सोचेंगे, उसके बाद आप विचारों को मेन पॉइंट्स सोचेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद उसका एडिट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसमें कोई गलती नहीं। यहाँ पर सिर्फ लिख करके छोड़ दिया जाता है, जो भी हमारे माइंड में आया जैसा भी, तो ये हमारा नेगेटिव होता है, गलत होता है। तो ये हमारा उत्पाद उपागम होता है लेखन का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए प्रक्रिया उपागम है और बी हमारा उत्पाद उपागम है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता किसकी ओर संकेत करता है वो आपको बताना है। भाषा के बारे में अवेयरनेस, भाषा के बारे में जागरूकता क्या होती है वो आपको बताना है। भाषा प्रयोग करने वालों का व्याकरणिक ज्ञान यानी कि वो कितने अच्छे से उनको व्याकरण का कितना नॉलेज है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने, भाषा के चारों कौशलों की समझ, जो आपके चारों स्किल्स हैं, लिखना पढ़ना सुनना देखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ठीक है। भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ाने। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भाषा को और लिखने पढ़ने और सीखने के लिए हम क्या रहें, एक्टिव रहें, सचेतनता और संवेदनशील उसके प्रति सेंसिटिव रहें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। तो भाषा शिक्षा के कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी समझ गए होंगे। नेटवर्क के प्रकार, ये कोई भाषा शिक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी व्याकरण अनुवाद विधि आपकी होती है भाषा की, बेमेल विश्लेषण भी आपका होता है, ठीक है। रूप और कार्य भी होता है। बेमेल मतलब जैसे कि कुछ वर्ड्स आपको दे दिए गए, ठीक है, तो उनमें से एनालाइज करना कि कौन सा किस तरीके से मैच कर रहा है ना, तो ये सारे हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो आकलन का क्या एम होता है। पोर्टफोलियो का क्या एम होता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर
क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। देखिए दूसरा तो वाला तो बिल्कुल गलत है। साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और ग्रेड को, देखिए अंक और ग्रेड जब भी आपको मिलता है हमेशा नेगेटिव होता है। शिक्षार्थी की भाषा सीखने की जांच के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा का आकलन करना, यानी कि केवल लिखित और मौखिक परीक्षा का ही आप आकलन कर रहे हैं ना, उसमें आपका अगर हो सकता है बच्चा जो है और भी चीज़ों में बोलने में अच्छा हो ना, तो ये भी गलत हो गया। प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रोफाइल बना लेना, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन 1 इसका सबसे कनेक्ट हो जाएगा। साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्र करना, यानी कि जो भी सीखने के उदाहरण है उनको एकत्र करना एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो का आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या कहती है, यानी कि किस स्टैंडर्ड पर जो है आप विदेशी भाषा का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प यानी एक्स्ट्रा अल्टरनेट के रूप में जो है आप इसको यूज़ विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन जो है यहाँ पर करती है वो। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे सारे क्वेश्चन आज के, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।